हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आईवीएफ यानी क्या, आईवीएफ की प्रोसीजर कैसे की जाती है और कौन से पेशेंट में आईवीएफ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि इंडिकेशंस ऑफ आईयूआई। अब मैं बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे मेरे अगले वीडियो में मैंने समझाया था कि हाउ नेचुरली प्रेगनेंसी आप कैसे प्लान कर सकते हो और कुदरती गर्भधारण जो होता है वो कैसे होता है। जैसे उसमें बताया था कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस रहता है वह फेलोपियन ट्यूब में होता है जब भी आप कुदरती प्रेगनेंसी प्लान करते हो। लेकिन यहाँ पे जब भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कपल है कि जिनको फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या तो फेलोपियन ट्यूब डैमेज है, ऐसे पेशेंट में आईवीएफ की ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। यह जो ट्रीटमेंट है इसमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो लैब में किया जाता है, यानी कि एग और स्पर्म्स का जो कंबाइन होते हैं और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वह लैब में की जाती है। उसके बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको यूट्रस के अंदर यानी कि गर्भाशय के अंदर रखा जाता है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि इंडिकेशंस ऑफ आईवीएफ यानी कि कौन से कपल्स में आईवीएफ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कोई फीमेल है कि जिनके दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है या तो कोई कारण से डैमेज है या तो उनको प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुका है और फेलोपियन ट्यूब्स डैमेज हो गए हैं, तो ऐसे पेशेंट में खास आईवीएफ की ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। दूसरे जो पेशेंट है जिनके ओवरीज है उसमें ओव्यूलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है कि एग मैच्योर हो रहा है लेकिन ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है, या तो उनके ओवरीज में जो नंबर ऑफ एग्स है वो कम संख्या में है, या तो पुअर ओवेरियन रिजर्व है, या तो उनका जो एएमएच जो एंटी मलेरियन हार्मोन रहते हैं उसके जो वैल्यूज़ हैं वो कम है, तो ऐसे पेशेंट में भी आईवीएफ का ऑप्शन दिया जाता है। और जो कपल्स हैं कि जिनके सर्वाइकल फैक्टर्स है, जैसे कि सर्वाइकल इरोजन है या तो सर्विक्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इन केस अगर सीमेन एनालिसिस में अगर लो स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी कम है, मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म्स की संख्या अगर ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट को भी आईवीएफ की ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। और जो कपल्स है कि जिनमें 3 to 6 साइकिल्स ऑफ आईयूआई ऑलरेडी हो चुका है और सारे के सारे आईयूआई फेल्ड हो चुके हैं और जिनकी उम्र अभी बढ़ती जा रही है, जैसे 35, 38, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो ओवेरियन रिजर्व है वो कम होने लगता है, तो ऐसे पेशेंट में भी आईवीएफ का ऑप्शन दिया जाता है। और कोई कपल है कि जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया रिगार्डिंग डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी, और उसके रिजल्ट जो है लैप्रोस्कोपी के जो फाइंडिंग्स है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अगर यह कपल को कंसीव नहीं कर रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को इडियोपैथिक या तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है, और ऐसे पेशेंट में भी आईवीएफ की ट्रीटमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ की जो प्रोसेस है वो कैसे की जाती है। बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वह है ओवेरियन स्टिमुलेशन, सेकेंड स्टेप है एग रिट्राइवल, थर्ड स्टेप है स्पर्म प्रिपरेशन, फोर्थ स्टेप रहता है कि फ्यूजन ऑफ द एग इन द स्पर्म एंड इंक्यूबेशन इन द लैब, और फिफ्थ स्टेप रहता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब मैं विस्तारित रूप से बताना चाहती हूँ आईवीएफ के जो 5 स्टेप्स है उसके बारे में। पहला जो स्टेप है दैट इज़ अ ओवेरियन स्टिमुलेशन। जैसे ही कोई कपल का आईवीएफ का प्रोसेस शुरू होता है वैसे ही उनको सेकेंड डे ऑफ मेंसेस यानी कि पीरियड के सेकेंड डे को बुलाया जाता है। सेकेंड डे को उनके हार्मोन्स के रिपोर्ट किए जाते हैं और एक सोनोग्राफी की जाती है। जैसे ही हार्मोन्स के रिपोर्ट आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट उनके इंजेक्शंस के डोज और इंजेक्शन कौन सा इंजेक्शन शुरू करना है वो डिसाइड होता है। उसके बाद उनको पीरियड के सेकेंड 6th डे, 8th डे, 10th डे वैसे सोनोग्राफी के लिए रेगुलर बुलाया जाता है, और यह जो इंजेक्शंस है वो डेली बेसिस पे दिए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही उनका 10th डे या 12th डे फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद रप्चर के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, और यह इंजेक्शन देने के बाद 34 to 36 आवर्स के बाद oocyte रिट्राइवल किया जाता है। और जो oocyte रिट्राइवल की जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस के लिए
पेशेंट को एम्प्टी स्टमक आना होता है और उसके लिए एनेस्थेशिया दिया जाता है। यह जो प्रोसेस है वो मासिक के रास्ते से की जाती है, यानी कि नीचे से की जाती है, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल अ पेनफुल प्रोसीजर। सो डोंट वरी फॉर द एग रिट्राइवल, इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर और इसमें कोई काप कूप वगैरह नहीं होता है और यह अंडर जनरल एनेस्थेशिया की जाती है। उसके बाद स्पर्म प्रिपरेशन होती है, यानी कि हस्बैंड का सीमन लिया जाता है और उसकी लैब में प्रिपरेशन हो जाती है, जिससे अपने को अच्छी गुणवत्ता वाले जो स्पर्म्स रहते हैं वो मिलते हैं और एग और स्पर्म का जो फ्यूजन किया जाता है वो लैब में किया जाता है और उसको फिर इंक्यूबेटर में रखा जाता है। जैसे ही 3rd डे और 5th डे, डिपेंडिंग अपॉन द एग नंबर ऑफ एग्स और क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियोज, 3rd डे या तो 5th डे को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस की जाती है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वह विदाउट एनेस्थेशिया की जाती है। और जैसे आपका IUI का प्रोसेस होता है वैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसीजर की जाती है और यह जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। सो अंत में मैं ये बताना चाहती हूँ कि IVF की जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे पेशेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम IVF के सक्सेस रेट कितने रहते हैं, तो ग्लोबली अगर वर्ल्ड वाइड में बताना चाहूँ तो 40 to 45% IVF की सक्सेस रेट होती है। लेकिन यह जो सक्सेस रेट है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और ऑलवेज द सक्सेस ऑफ IVF साइकिल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द एग्स एंड क्वालिटी ऑफ द स्पर्म और एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यानी कि रिसेप्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियम। अगर आपके ये तीनों फैक्टर्स फेवर में है तो आपको हमेशा सक्सेस मिलने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, यानी कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो डोंट वरी डियर फ्रेंड्स, अगर आपको IVF एडवाइस किया गया है तो यह ऑप्शन आप ज़रूर से ले सकते हो। और जैसे मैंने इंडिकेशंस वगैरह बताया है, तो अगर आपको ऐसे कोई भी इंडिकेशन है सो ऑलवेज गो फॉर IVF and get the result as early as possible. Thank you friends for watching this video once again, and if you have any queries, अगर आपको कोई queries है IVF related या तो any gynec health related problems, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको चाहिए कि अगर हम और कोई टॉपिक लेके आए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।